कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। घूंघट वाली मोहब्बत पार्ट 4। पिछले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि निर्णय एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था छोटी सी तरुणी के करीब आने का। अब आगे तरुणी निर्णय के बाहों में कसमसा रही थी। उसकी मासूमियत और उसकी झिझक से निर्णय का जुनून और बढ़ता जा रहा था। उसकी नाजुक कलाई निर्णय की सख्त हथेलियों में कैद थी और उसकी धड़कनों की तेजी जो इस पल में गूंज रही थी और जैसे निर्णय को अपनी ओर खींच रही थी। तरुणी की हल्की हल्की सिसकियों और उसके छोटे छोटे विरोध ने निर्णय के अंदर की सनक को और हवा दे दी। वह उसके रेशमी बालों को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए उनकी भीनी भीनी खुशबू में खो रहा था। उसकी गहरी आवाज़ में मदहोशी झलक रही थी जब उसने कहा, कपकेक, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा ये मासूम सा चेहरा और तुम्हारी ये खुशबू मुझे कितना दीवाना बना देती है। तुम जितना डरोगी मैं उतना करीब आऊँगा। तरुणी ने डरते हुए अपनी कांपती आवाज़ में कहा, प्लीज़ छोड़ दीजिए, कोई आ जाएगा, सब गलत समझेंगे। उनकी आंखों में डर और मासूमियत का संगम था जो निर्णय को और भी पिघला रहा था। लेकिन निर्णय को तो जैसे इस घबराहट में भी एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों से उठाते हुए धीमे से कहा, मैं हूं ना, मेरी बाहों में कोई तुम्हें गलत समझने की हिम्मत नहीं करेगा और अगर कोई आएगा भी तो उसे समझाना मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। तरुणी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली जैसे इस पल से भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन निर्णय की निटकता और उसके शब्द उसके दिल को गहराई तक छू रहे थे। तरुणी ने हर संभव कोशिश कर ली थी निर्णय को समझाने की। उसकी मासूम आंखों में डर और झिझक साफ झलक रही थी। प्लीज़ हमें जाने दीजिए, कोई देख लेगा तो क्या सोचेंगे, उनसे कांपते हुए आवाज़ में कहा। लेकिन निर्णय सिंह रनावत पर इस बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो तो जैसे उसकी मासूमियत और उसकी झिझक में डूब चुका था। तरुणी की कोशिश उसे और अधिक छेड़ने का कारण बन रही थी। वह मुस्कुराया और फिर उसकी रेशमी जुल्फों को पीछे हटाते हुए उसके नाजुक गले पर हल्का सा चूम लिया। तरुणी का पूरा शरीर कांप उठा, उसकी सांसें अनियंत्रित हो गई, लेकिन इससे भी निर्णय को चैन नहीं मिला। उसने हल्के से अपने दांत उसकी नाजुक त्वचा में गाड़ दिया। हाँ, तरुणी की हल्की सी सिसकी हॉल में गुजरी। उसके बड़े बड़े मासूम से आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने रोने आवाज़ में कहा, लेकिन निर्णय ने उसके सवाल को अनसुना कर दिया। उसने पीछे हटकर अपने जगह खड़े होते हुए शैतानी मुस्कान के साथ कहा, बहुत टेस्टी हो तुम कपकेक, तुम्हें खाने का मज़ा ही कुछ और है। तरुणी उसके इस बयापन पर एकदम शर्म से लाल हो गई। उसका दिल जैसे जोरों से धड़कने लगा। उसकी आंखें नीचे झुक गई और उसने अपने छोटे छोटे हाथ से गले को ढक लिया जहां अभी भी निर्णय के दांतों की हल्की सी निशान बाकी थी। आप बहुत बुरे हो, उसने मुंह फुलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में शिकायत से ज़्यादा लज्जा थी। निर्णय उसकी मासूमियत से घायल हो चुका था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अपनी सनक की गहराई को देखा रही थी। तरुणी ने बिना उसकी ओर देखे अपनी पायल की छनक के साथ वहां से भागने की कोशिश की। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और गालों पर लज्जा का रंग बिखरा हुआ था। वह जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेजी से हवेली से बाहर निकलने लगी। निर्णय वहीं खड़ा होकर उसकी भागती हुई मासूम काया को देखता रहा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपनी अंगुलियों से अपने होठों को छूते हुए बुदबुदाया, भाग लो जितना भागना है कपकेक, लेकिन याद रखना तुम मेरी हो और इस निशानी से ये बात तुम्हें भी हमेशा याद रहेगी। तरुणी की पायल की मीठी आवाज़ दूर होती ही चली गई।
वहीं निर्णय की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने एक लंबी सांस ली और अपने गले में बंधे लॉकेट को छूते हुए मन ही मन कुछ तय कर लिया। तरुणी तेजी से भागते हुए हवेली के बाहर आ गई थी। उसके छोटे छोटे कदमों की आहट और पायल की छनछनाहट अब भी हवा में गूंज रही थी। बाहर निर्णय के घर वाले गाड़ी में बैठ चुके थे और उसका ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खड़ा था। निर्णय पूरे रौब के साथ बिना किसी की ओर देखे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा। न उसने मानुषी से बात की, न उदय जी या उनके परिवार वालों से विदा लेने की ज़रूरत समझी। वह बिना किसी परवाह के सीधे गाड़ी में बैठ गया। उसकी गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही इंजन की आवाज़ गूंजी और कुछ ही पलों में गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार से बाहर निकल गई। तरुणी वहीं खड़ी रह गई। उसकी मासूम आंखें गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। निर्णय का यूं अचानक चले जाना उसके लिए असहनीय सा लग रहा था। उसके छोटे से दिल में हलचल मच गई थी। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली, मानो कुछ रोकने की कोशिश कर रही हो। उसका मासूम चेहरा मुरझा गया था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही थी। अभी कुछ ही देर पहले वह निर्णय के करीब होने से डर रही थी और अब उसका यूं दूर जाना उसे खाली खाली सा महसूस हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने धीरे से बुदबुदाया। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। तरुणी का चेहरा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने अपनी हथेलियों से अपने गालों छूकर देखा, जो अब भी निर्णय के स्पर्श की याद से जल रहे थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। पहली बार किसी ने उसे इस तरह छुआ था और वह भावनाओं के इस तूफान को संभालने में असमर्थ थी। क्या मुझे उनकी आदत हो रही है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिला। तरुणी की आंखों में अब भी निर्णय की गहरी आंखों की छवि थी। उसकी आवाज़, उसका छूना और वह सनकी जुनून सब कुछ उसे अपने अंदर तक महसूस हो रहा था। शायद यह उसका किशोरा मन था जो पहली बार किसी मर्द के स्पर्श और उसके अधिकारपूर्ण रवैये से प्रभावित। वह वहीं खड़ी रही, हवा में गाड़ी की धूल के साथ अपनी उलझनों और भावनाओं को थामे। तरुणी के लिए यह सब नया था, एक ऐसा एहसास जिसे वह समझने में असमर्थ थी, लेकिन वह उसने अनजान भी नहीं सकती थी। तरुणी का मासूम दिल इस वक्त अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। निर्णय का यूं बिना कुछ कहे चले जाना उसे भीतर तक बेचैन कर गया। उसकी मासूमियत भरी आंखों में हल्का सा नमी थी, जिसे छुपाते हुए वह तेजी से हवेली के अंदर भागी। हॉल में खड़े घरवालों ने उसे की इस हालत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तरुणी बचपन से ही ऐसी थी, जब भी उसे कुछ महसूस होता वह खुद को कमरे में बंद कर लेती। शायद इसी वजह से किसी ने उसे रोकने या पूछने की कोशिश नहीं की। तरुणी अपने कमरे की ओर दौड़ते हुए गई। उसके नाजुक पैरों से पायल की हल्की छनछनाहट पूरे रास्ते गूंज रही थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, झट से अंदर आकर उसे बंद कर लिया और बेड पर जाकर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज थी और उसका मासूम चेहरा अब भी निर्णय की यादों में उलझा हुआ था। उसने धीरे धीरे अपनी उंगलियों से अपनी गर्दन को छुआ, जहां निर्णय ने उसे हल्के से चूमा था। उसके गाल एक बार फिर गर्म हो गए थे और आंखों में अपने आप बंद हो गई। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से बुदबुदाया। उसका मन बहुत बेचैन था। निर्णय के शब्द, उसका अधिकार और उसकी सनकी अंदाज, सब कुछ उसकी मासूम दुनिया को हिला चुका था। वह एक ऐसे भावनात्मक भंवर में फंस चुकी थी जिसे वह समझने में असमर्थ थी। कमरे की दीवारों के बीच बैठी तरुणी अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रही थी। वहीं एक तकिया लेकर उसने कसकर पकड़ लेती है, जिससे खुद को किसी से छुपाने की कोशिश कर रही है। उसकी मासूमियत और उस उम्र उसे इन नई भावनाओं को संभालने का कोई अनुभव नहीं दे रही थी। हवेली के बाहर अब सब सामान्य हो चुके था।
घर वाले धीरे धीरे अंदर आ रहे थे और सब अपनी अपनी बातचीत में व्यस्त थे। तरुणी के इस तरह दौड़कर जाने को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि उनके लिए यह आम बात थी। लेकिन इस बार तरुणी के दिल में कुछ बदल चुका था। एक मासूम लड़की जो हमेशा अपने परिवार और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहती थी, अब एक ऐसा इंसान के ख्यालों में खोने लगी थी जिसने उसकी मासूम दुनिया को एक पल में उलट कर रख दिया था। निर्णय इस वक्त अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर गहरी सोच में डूबा था। उसकी आंखों बंद थी लेकिन उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान छाई हुई थी। उसके हाथ में उसका ब्रांडेड फ़ोन था जिसकी स्क्रीन पर उसकी और तरुणी की तस्वीर चमक रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी गहरी नज़रों से फ़ोन की स्क्रीन को देखने लगा। उसकी उंगलियां तरुणी के मासूम चेहरे की तस्वीर पर रुक गई और उसकी होठों पर एक और गहरी मुस्कान छा गई। कपकेक, उसने धीरे से बुदबुदाया, अपने अंगूठे को फोटो पर हल्के हल्के घुमाते हुए। उसने अपनी भारी जुनूनी आवाज़ में कहा, तुम्हारे मासूम दिल में मैंने अपनी इतनी गहरी छाप छोड़ दी है कि अब तुम्हें खुद मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम अपने कमरे में हो, लेकिन तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ मैं हूँ। उसकी आवाज़ में ऐसा अधिकार था जैसे वह पूरी दुनिया को जीतने का इरादा रखता हो। बस 1 महीना, उसने खुद से कहा, 1 महीने में मैं तुम्हें तरुणी राठी से तरुणी निर्णय सिंह रानावत बना दूंगा और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। उसकी आवाज़ में जुनून, ठहराव और विश्वास का ऐसा मिश्रण था जिसे सुनकर कोई भी उसकी सनक का अंदाज़ा लगा सकता था। उसने अपनी बात खत्म करते हुए तरुणी की तस्वीर को गहराई से देखा और फिर फ़ोन को अपनी गोद में रख दिया। गाड़ी की रफ्तार तेज थी लेकिन निर्णय के मन में की रफ्तार उससे भी तेज चल रही थी। वह तरुणी के मासूम चेहरे, उसकी झिझक और उसकी सुंदरता में ऐसा खोया हुआ था कि दुनिया की बाकी चीज़ों मानो उसके लिए बेमानी हो गई थी। उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली, लेकिन इस बार उसके होठों पर तरुणी को लेकर एक नई योजना की छाया थी। उसकी मासूमियत को छेड़ना और उसका दिल जीतना अब उसके जुनून का हिस्सा बन चुका था। छोटी सी तरुणी अपने बेड पर एक बड़े से टेडी बियर को गोद में पकड़े हुए बैठी थी। उसका नन्हा सा चेहरा मासूमियत से चमक रहा था और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्की सी शरारत और शर्म झलक रही थी। उसने टेडी को और कसकर पकड़ते हुए कहा, टेडू, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी मासूमियत थी। उसने अपनी उंगलियों से टेडी के कानों को सहलाते हुए कहा, आज ना जीजी सा को देखने के लिए लोग आए थे। सबने सोचा कि बात बस जीजी की शादी की होगी, लेकिन उसकी बात रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली, मानो उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर जीजा सा ने हमें कहा कि वो हमसे शादी करेंगे। यह कहते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में हल्का सा डर और शर्म दिखाई दी। उसने टेडी को और करीब खींचा, मानो उसे ढाल बना रही हो। फिर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, और उन्होंने हमें किस भी किया। इतना कहते ही वह झट से अपने नन्हे हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो चुका था। कुछ देर तक वह बस चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे से अपने हाथ हटाए और टेडी की आंखों में देखने लगी। टेडू, तुम्हें नहीं लगता वो बहुत अजीब है? इतने गुस्से वाले, फिर भी पता नहीं क्यों जब वो हमारे पास होते हैं तो हमारा दिल अजीब सा होने लगता है। उसने टेडी को और कसकर पकड़ लिया, मानो उससे किसी से छिपाना चाहती हो। उसकी मासूमियत उसकी हर हरकत में झलक रही थी। वह अपने दुपट्टे की तरफ देखती है जो बेड के नीचे पड़ा हुआ था और हल्की मुस्कान के साथ कहती है, टेडू, तुम्हें नहीं लगता वो बहुत बुरे हैं? लेकिन पता नहीं क्यों हमें उनके पास रहना अच्छा लगता है। जब वो हमें छू रहे थे तो हमारे अपने पेट में अजीब सा महसूस हो रहा था और उनका छूना भी हमें गंदा नहीं लगा। इस वक्त शर्म से वो बहु तरह गुलाबी हो चुकी थी। वह धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गई और टेडी को अपने सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। उसकी मासूमियत और पहली बार महसूस हो रही
भावनाओं का मेल उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। तरुणी को अपनी आंखें बंद किए अभी कुछ पल ही हुए थे कि उसके दिमाग में मानुषी का ख्याल आ गया। वह झटके से उठकर बैठ गई। उसकी छोटी छोटी सांसें तेज से ऊपर नीचे हो रही थी और उसकी मासूम आंखों में आंसू झिलमिला उठे थे। उसने अपने बड़े से टेडी को कसकर गले लगा लिया और सिसकते हुए कहा, टेडू, जीजा सा की शादी तो जीजी से होगी ना, फिर मैं उनके बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती हूँ? ये तो बहुत गलत है ना? उसकी आवाज़ भारी हो रही थी, मानो हर शब्द के साथ उसका दिल और कमज़ोर हो रहा हो। उसने अपने छोटे से हाथों से टेडी की गर्दन सहलाते हुए कहा, लेकिन हम भी क्या करें टेडू, जब वो आज हमारे इतने करीब आए थे और जिस तरह से उन्होंने हमें छुआ, हमें अच्छा लग रहा था। उसने टेडी को और कसकर पकड़ा, मानो उसे सहारा चाहिए हो। उसकी सिसकियाँ अब तेज हो रही थी। वो हमें प्यार कर रहे थे तो पता नहीं क्यों हमें अच्छा भी लग रहा था, लेकिन जब जीजी का ख्याल आया तो बहुत बुरा भी लगने लगा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़कने लगे। वह मासूम बच्ची जो अभी तक सही गलत का ठीक से मतलब भी नहीं समझ पाई थी, एक ऐसी उलझन में थी जो उसकी उम्र से कहीं बड़ी थी। टेडू, मैं बहुत बुरी हूँ क्या? जीजा सा तो जीजी के हैं ना, फिर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? उनके लिए ऐसा क्यों महसूस हो रही है? वह टेडी से चिपककर फुट फुट कर रोने लगी। उसका दिल जो इन नए नए एहसासों को समझने की कोशिश कर रहा था, बार बार उलझ रहा था। वह मानुषी से प्यार भी करती थी और निर्णय के लिए उसके दिल में उठ रहे नए जज्बात उसे बेचैन कर रहे थे। उसकी सिसकियाँ धीरे धीरे कम होने लगी। उसने टेडी को थोड़ा दूर रखा और अपने गाल से आंसू पोंछते हुए फुसफुसाए, शायद हमें उनसे दूर रहना चाहिए, लेकिन वो हमें दूर रहने देंगे क्या टेडू? उसकी मासूमियत भरी उलझनें इस वक्त हवेली की दीवारों में भी बड़ी लग रही थी। सुबह का वक्त और रनावत हवेली हमेशा की तरह रौनक से भरी हुई थी। हॉल में एक तरफ दिव्यांश सोफे पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक चाकू और सेब था। वहीं बड़े प्यार से सेब को काटकर प्लेट में रख रहा था और उसकी नज़र बार बार बगल में बैठी दिव्या पर जा रही थी। दिव्यंका ने अपने उभरे हुए पेट पर हाथ रखा हुआ था। उसकी हल्की मुस्कान के साथ वह अपने पति की इस देखभाल से बेहद संतुष्ट दिख रही थी। दिव्यांश ने एक टुकड़ा उठाकर दिव्यांशी की तरफ बढ़ाया। वह सम्राटते हुए टुकड़ा लेती है और धीरे से खाने लगती है। उसकी आंखों में प्यार और कृतज्ञता की चमक थी। इतने में वहाँ दादी सा और कौशल्या जी जाती है और कौशल्या जी यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। अपने बेटे को बहू का इतना ख्याल रखते देख उनका दिल गर्व से भर गया। उन्होंने आगे बढ़कर दिव्यंका के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, भगवान तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को हमेशा सलामत रखे। दिव्यांश इसी तरह अपनी पत्नी का ख्याल रखना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दादी साहब के चेहरे पर नाराजगी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उनके दिल में एक अजीब सी खटास थी। उन्हें लगता था कि दिव्यांका उनके पोते को अपने वश में कर रही है और दिव्यांश अपने परिवार से दूर होता जा रहा है। दादी साह ने अपनी छड़ी जमीन पर जोर से टिकाई और गहरी आवाज में बोली, कौशल्या बिंदनी, बच्चे संभालने का ये अपना सारा वक्त इन्हीं के आगे पीछे लग जाएं। हमारी हवेली के मर्द पहले अपने काम को अहमियत देते हैं और घर वालों की देखभाल करने के लिए और भी लोग हैं। दिव्यांश को इस तरह अपने वक्त का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हॉल का माहौल अचानक बदल गया। दिव्यांश ने शांत रहकर दादी की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा असंतोष झलक रहा था। उसने एक नज़र दिव्यांका की ओर डाली और जो सिर झुकाए चुपचाप बैठी थी। कौशल्या जी ने माहौल संभालने की कोशिश करते हुए मुस्कान के साथ कहा, मासा, बच्चों की माँ का ख्याल रखना हर पिता की जिम्मेदारी है। दिव्यांश जो कर रहा है वह गलत नहीं है। आप देखिए हमारी बहू कितनी खुश है। दादी साहब ने नाराजगी भरी नज़र कौशल्या पर डाली और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दिव्यांश ने देविका का हाथ थामा और उसके हल्के से दबाते हुए धीरे से कहा,
तुम इन बातों को दिल पर मत लेना। तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, और कोई कुछ भी कहे मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। देविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिए। देविका ने हल्के से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कौशल्या जी ने एक नज़र दिव्यांश और देविका की ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी उनकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी, जहां से निर्णय रनावत अपनी रौबदार अंदाज में नीचे उतर रहा था। निर्णय ने इस वक्त एक काले रंग की 3 पीस सूट पहन रखी थी, जो उसके शख्सियत को और भी दमदार बना रहा था। वह अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। उसकी चाल में वही अकड़ और रुबाब था जो उसे रनावत खानदान का सच्चा वारिस साबित करता था। उसका चेहरा हमेशा की तरह कठोर और भावहीन था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज़ पर अपनी हुकूमत जमाना चाहता हो। हर कदम के साथ उसकी व्यक्तित्व और भी दबंग दिखाई दे रहा था। कौशल्या जी ने हल्के से कहा, निर्णय, इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रहे हो बेटा? निर्णय ने ठंडी गंभीर नज़रों से कौशल्या जी की तरफ देखा और हाथ से अपनी घड़ी ठीक करते हुए भारी आवाज़ में कहा, ऑफिस। उसके जवाब में कोई नरमी नहीं थी, बस एक ठोस इरादा झलक रहा था। वह सीधा डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, जहां नौकर पहले से ही उसके लिए कॉफ़ी तैयार रखे हुए थे। दिव्यांश ने निर्णय को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, निर्णय, कभी कभी थोड़ी फुर्सत भी लिया करो, ये काम का जुनून आपको एक दिन थका देगा। निर्णय ने हल्के से सिर उठाकर अपने बड़े भाई को देखा, फिर हल्की कॉफ़ी का घूंट लेते हुए जवाब दिया, जुनून थकाता नहीं भाई साहब, यह आदमी को मजबूत बनाता है, और वैसे भी मैं फुर्सत का शौकीन नहीं। उसके जवाब में मौजूद गंभीरता ने हॉल का माहौल बदल दिया। देविका और कौशल्या जी चुपचाप एक दूसरे को देखने लगी, जबकि दिव्यांश ने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। निर्णय ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और बिना किसी से और कुछ कहे दरवाजे की ओर बैठ गया। उसकी चाल में वही बेपरवाही थी, जैसे वह हर चीज़ पर हुकूमत करने के लिए बना हो। निर्णय के यूं बिना नाश्ता किए चले जाने पर घर में किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। यह तो उसका रोज की आदत थी, और सबको पता था कि निर्णय का रिश्ता अपने काम से कितना गहरा था। वहीं निर्णय के जाने के बाद दादी सा ने अपने हाथों के चूड़ियों को ठीक करते हुए गर्व से कहा, हमारे कुंवर सा को काम की कदर है, वो यूं घर में बैठने वाले में से नहीं, मेहनत और जिम्मेदारी का दूसरा नाम है हमारे कुंवर सा। देखना, जब मानुसी इस घर में बिंदनी बनकर आएगी, तब भी कुंवर सा सबसे ज़्यादा तवज्जो अपने काम को ही देंगे। दादी सा की चेहरे पर इस वक्त घमंडी भरी मुस्कान थी, जैसे उन्हें अपने पोते की हर आदत पर फक्र हो। कौशल्या जी, जो अब डाइनिंग टेबल पर बैठी परिवार की बाकी लोगों के लिए नाश्ता लगवा रही थी, उन्होंने दादी सा की बात सुनी और हल्की सी मुस्कुराई। मासा, निर्णय को काम से प्यार है, ये तो सच है, लेकिन काम के साथ साथ अगर घर वालों को भी थोड़ा वक्त दे तो यह घर और खूबसूरत हो जाएगा। दादी साहब ने उनकी ओर घुरकर देखा और ठोस आवाज़ में कहा, रनावत खानदान के मर्द भावनाओं के लिए वक्त नहीं होता। कौशल्या, हमारे घर की परंपराएं ऐसी है कि हर चीज़ से पहले काम और जिम्मेदारी आती है, और मानसी समझदार लड़की है, वह इस बात को अच्छे से तरह समझेगी। दिव्यांश ने एक हल्की मुस्कान के साथ कौशल्या जी और दादी सा का बातचीत को सुना। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, दादी सा, क्या हुआ अगर आपके कुंवर साथ थोड़ी भावनाएं भी दिखा दे? आखिरकार शादी का रिश्ता तो दिलों का होता है, केवल काम का नहीं। दादी साहब ने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, दिव्यांश, तुम कुंवर साह जैसे नहीं हो, इसलिए इन बातों को समझाने की कोशिश मत करो। हमारे कुंवर साह जो कहते हैं वो सही करते हैं, और मुझे मानसी जैसी बिंदनी पर पूरा भरोसा है, वह घर और कुंवर साथ दोनों को संभाल लेगी। दिव्यांश ने कुछ और कहने से बेहतर चुप रहना समझा, जबकि दिव्यांका हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पति के बातें सुन रही थी। कमरे का माहौल फिर से हल्का हो गया, लेकिन दादी सा के चेहरे पर निर्णय के लिए वहीं गर्व और मानसी को लेकर वहीं उम्मीद कायम थी। अमेर तरुणी का कमरा सुबह के 9 बजे रहे थे।
ठंड का मौसम अपनी चरम पर था और हवेली की दीवारें पर सूरज की हल्की किरणें पड़ रही थी। वहीं तरुणी अपने छोटे से मासूम जिस्म पर गुलाबी रंग का तौलिया लपटे हुई बाथरूम से बाहर आई। उसके गीले बाल उसके कंधों और पीठ पर बिखरे हुए थे और इन बालों से पानी की बूंदें फर्श पर गिरकर हल्की आवाज कर रही थी। दिसंबर की कड़के की ठंड ने माहौल को ठिठुरों पर भरा बना दिया था, लेकिन तरुणी के दूध जैसे गोरे जिस्म पर गर्म पानी से नहाने की वजह से हल्की सी गुलाबी आभा छा गई थी। वह ठंड के कारण उसकी नाजुक कलाइयाँ काँप रही थी और उसने खुद को तौलिए में कसकर लपेट रखा था। तरुणी की मासूमियत उसकी हर हरकत में झलक रही थी। वह अपने लंबे गीले बालों को तौलिए से हल्के पोंछते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें शरमाई हुई लग रही थी, जैसे खुद के अक्स को देखकर भी घबरा रही हो। होठों पर ठंड के कारण हल्का कपकपाहट था और वह अपनी नन्ही उंगलियों से अपने बालों को सुलझाने लगी। तरुणी ने ठंड के एहसास से खुद को बचाने के लिए जल्दी से अलमारी से अपना पसंदीदा गर्म शॉल निकाल लिया, लेकिन इस वक्त उसकी मासूमियत और उसकी सादगी उसे देख किसी भी दिल को पिघलाने के लिए काफ़ी थी। तरुणी ने अपनी शॉल के साथ अपनी अलमारी से एक प्यारा सा गुलाबी लहंगा निकाला और उसे बिस्तर पर किराने से रख दिया। वह हल्के कदमों से वापस आईने के सामने खड़ी हुई। जैसे ही उसकी नज़र अपनी मासूम चेहरे से फिसलकर अपनी गर्दन पर पड़ी, उसकी सांसें हल्की तेज हो गई। गर्दन पर जिसे पिछली शाम निर्णय ने अपने प्यार की सनक में बनाया था। तरुणी का मासूम दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसकी अपनी नाजुक उंगलियां से उस निशान को हल्के से छुआ और जैसे ही वह जगह दबाई, दर्द और उस पल की हल्की मीठी याद से उसकी सिसकी निकल गई। उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपनी भोली सी आंखों बंद करते हुए खुद से ही छुपने की कोशिश में झट से अपने नन्हे हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। ये क्या हो गया? उसने धीरे से खुद से फुसफुसाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस निशान को कैसे छुपाएगी। उसकी नादानी और उससे और भी प्यारा बना रही थी। वह लहंगा उठाकर खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश करने लगी, लेकिन निर्णय का चेहरा और उसकी वो छुअन बार बार उसके मासूम दिल और दिमाग पर दस्तक दे रही थी। तरुणी जल्दी जल्दी अपनी गुलाबी लहंगा पहन लेती है। वह अपने लंबे भीगे हुए बालों को सावधानी से कंधों पर फैला देती है ताकि गर्दन पर बना वो लव वाइट छुप जाए। तैयार होकर उसने एक बार फिर आईने में खुद को ऊपर से नीचे निहारा। उसकी मासूम चेहरा शर्म से लाल हो गया था और होठों पर हल्की शर्मीली मुस्कान खिलने लगी। आईने में अपने आप को देखकर अचानक पिछली शाम का हर वो पल उसकी आंखों में के सामने तैरने लगा। निर्णय का गुस्से से भरा जुनून, उसका करीब आना और फिर वो चुभती हुई छुअन, सब कुछ उसके सांसों को फिर से तेज करने लगा। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसके छोटे से सीने का तेजी से ऊपर नीचे होना उसकी बेचैनी को बयां कर रहा था। तरुणी ने अपनी हाथों से अपने गालों को थपथपाया, मानो खुद को शांत करना चाहती हो। हम उनके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? उसने अपने दिल से सवाल किया, लेकिन उसकी मासूमियत से भरी आंखों जो झुकी हुई थी उसकी हर सोच की गहराई को बयां कर रही थी। तरुणी ने खुद को संभालते हुए अपने बालों को फिर से कंघी की और कमरे से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी निर्णय की यादों में उलझ ही हुई थी। तरुणी ने गहरी सांस लेते हुए अपने आप को संभाला। उसने बेड पर रखा अपने फ़ोन उठाया और नज़रें झुकाए जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसकी पायल की मीठी आवाज़ पूरे गिलारियों में गूंज उठी, मानो उसकी नाजुक कदमों की कहानी सुना रही हो। वह हर कदम पर खुद को संभालने की कोशिश करती रही थी, लेकिन उसकी तेज धड़कनों ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया था। अब बस हमें उनके बारे में सोचना बंद करना होगा, उसने मन ही मन खुद को समझाया। लेकिन उसकी मासूमियत भरी मुस्कान बार बार उसकी बातों को झुठला रही थी। जैसे ही वह हवेली के बड़े हॉल में
पहुंची। वहां मौजूद कुछ नौकरानियां और घर में के बड़े उनकी ओर देखने लगे। तरुणी की पायल की खनक और उसके लहंगे का खूबसूरत रंग पूरे माहौल को जैसे रोशन कर रहा था। वह अपनी निगाहें झुका कर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी निर्णय का ख्याल हावी था। कहीं वह हमें देखकर कुछ सोच न ले। यह डर और उसकी मासूमियत उसकी चाल में झलक रही थी। छोटी सी तरु के मन में इस वक्त हलचल मची हुई थी, लेकिन निर्णय की गहरी नज़रों और उसकी करीबियों का ख्याल उसके दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर रहा था। वह हल्के कदमों से चल रही थी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह निर्णय पर ही अटका था। अगर जीजा साहब मुझे यूँ देखेंगे तो क्या सोचेंगे? उसने मन ही मन खुद से एक बार फिर सवाल किया। उसकी मासूम आंखों में एक अनजाना सा डर था और होठों पर हल्की मुस्कान। लेकिन वह मासूम बच्ची यह भूल गई थी कि वह इस वक्त अपनी हवेली में थी, जहां निर्णय का कोई नामो निशान नहीं था। तरु का मासूम मन बार बार निर्णय के शब्दों और उसकी छुअन को याद कर रहा था। कपकेक, तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। निर्णय की भारी आवाज़ उसके कानों में गूंजने लगी। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे निर्णय के बारे में सोचना बंद करना चाहिए, लेकिन उसने नन्हे से दिल को क्या पता था कि एक बार जो नाम उसमें बस जाता है उसे मिटाना आसान नहीं होता। निर्णय इस वक्त अपने विशाल और सुसज्जित केबिन में था। चारों ओर एक गहरी खामोशी थी जो उसके भीतर की हलचल को और भी ज्यादा महसूस करवा रही थी। उसने अपनी रेलिंग चेयर पर बैठे हुए नीचे नीले रंग की एक फाइल पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता के साथ साथ एक गहरी सोच के निशान थे। फाइल का हर पन्ना उसके लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन उस वक्त उसके नज़रों उस फाइल की एक तस्वीर पर अटकी हुई थी। तस्वीर में तरुणी की शर्ट डागरी पहनी हुई थी और खरगोशों के साथ खेलती हुई नजर आ रही थी। उसकी मासूमियत और नन्हे कदमों में बसी सादगी से निर्णय का मन पूरी तरह से उलझ कर रह गया था। तरुणी की यह प्यारी सी तस्वीर, जिससे में वह एक पुरानी गुड़िया जैसी लग रही थी, उसकी मस्तिष्क में गहरे तक जा खुशी थी। तस्वीर में तरुणी के गोरे और बेदाग पैर साफ नजर आ रहे थे, जो निर्णय के लिए अब एक जुनून बन चुके थे। निर्णय की आंखों में अजीब सी चमक थी, एक खतरनाक कोशिश। वह तस्वीर को घूरते हुए बुदबुदाया, तो इन्हें ऐसे कपड़े पहनने का भी शौक है? उनकी आवाज़ में गुस्सा था। एक सनक चीज धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसकी खतरनाक आवाज़ सुनकर उसके साथ मौजूद असिस्टेंट भी सहम गया था। वह घबराया हुआ एक पल के लिए अपनी जगह से हिला भी नहीं। निर्णय तापमान जैसे अचानक गिर गया था और कमरे में ठंडक की एक अजीब सी लहर दौड़ गई थी। निर्णय के मन में एक ज्वाला धधक रही थी और वह तरुणी की मासूमियत और उसकी हर एक आदत को अपने नियंत्रित में रखना चाहता था। तभी उसकी सख्त उंगलियां ने फाइल का पन्ना पलटा। उसकी नज़र एक और जानकारी पर पड़ी। लिखा था, तरुणी की ओर डांस करना भी पसंद था। यह देख निर्णय के चेहरे के भाव एक पल के लिए बदल गए। पहले गुस्से से सख्त और फिर एक अजीब से जुनून से भर गए। वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, इन्हें 4 लोगों के सामने नाचने का भी शौक है। आखिर तुम्हारा कौन कौन सा हुनर है कपकेक, जो अभी मेरे सामने आना बाकी है? उसकी आवाज़ में अब वो सनक थी जो किसी भी सीमा को लांघ सकती थी। फिर गुस्से में उसने फाइल को टेबल पर जोर से पटक दिया, जिससे कमरे में एक हल्की सी गूंज सुनाई दी। वह गुस्से से भरा हुआ था और तरुणी की मासूमियत अब उसके लिए एक चुनौती बन चुकी थी। उसका हर कदम, उसके हर एक आदत निर्णय के भीतर की लहर और भी बढ़ा रही थी। उसके मन में अब सिर्फ एक ही ख्याल था, तरुणी और उसे पूरी तरह से अपने काबू में रख करना। उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह गुस्से की लकीर थी और उसे अब तरुणी के बारे में हर एक चीज़ जाननी थी। निर्णय ने अपनी भारी आवाज़ में असिस्टेंट से कहा, अपनी कुंवर रानी सा के बारे में जो जानते हो, रट्टे तोते की तरह बोलना शुरू करो। उसकी आवाज़ में एक गहरी हुक्मी अदा थी और उस वक्त उसकी आंखों में एक सनक और गहरी चाहत झलक रही थी। उसे पता था कि तरुणी की मासूमियत ने उसे पूरी तरह से प्रभावित किया है और वह अब इन नन्ही सी लड़की के बारे में सब कुछ जानने के लिए तैयार था। असिस्टेंट ने घबराहट में सिर झुकाया और रट्टे तोते की तरह बोलना
लगा। कुंवर रानी शाह का नाम तरुणी रावत है। वो महज 18 साल की है और अभी 12वीं में पढ़ती है। कुछ दिन बाद उन्हें एग्ज़ाम है। उन्हें डांस का बहुत शौक है, लेकिन उदय रावत को ये सारी चीज़ें नहीं पसंद, इसलिए वो छुपकर ये सब करती है। बाकी वो उदय रावत के बड़े बेटे की आखिरी निशानी है और इसलिए वो उदय रावत को सबसे ज़्यादा प्यारी है। उनके परिवार में उन पर सब जान छिड़कते हैं। निर्णय उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी सोच के संकेत थे। वह मन ही मन अपने अगले कदम की योजना बना रहा था। हर एक जानकारी जो उसे तरुणी के बारे में मिल रही थी वह उसकी सनक को और भी बढ़ा रही थी। उस समय निर्णय की आंखों में सिर्फ एक ही नाम था, तरुणी। उसकी मासूमियत, उसकी आदतें और वो सब कुछ जो उसने अभी तक छुपा कर रखा था, अब उसे पूरी तरह से अपने काबू में लाना था। निर्णय कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपनी भारी आवाज़ में पूछा, कोई बॉयफ्रेंड या पुरुष मित्र? असिस्टेंट ने झट से जवाब दिया, नहीं बॉस, उसकी बस एक ही दोस्त है, उर्वी, उसके अलावा कोई नहीं। निर्णय के चेहरे पर एक सन की मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जुनून था। उसकी धीमी आवाज में कहा, उर्वी, कोई फर्क नहीं पड़ता, केक सिर्फ मेरी है। उसकी आवाज़ में एक गहरी तृप्ति थी, जैसे उसने अपनी मंजिल को करीब से छुआ हो। तरुणी इस वक्त हवेली में हॉल में आराम से बैठी थी। बड़ी सी टीवी पर डोरेमन का कार्टून देखकर उसका मन बहुत खुश था। उसके हाथ में चिप्स का पैकेट था और वो बड़े मज़े से चिप्स खा रही थी। हर बार जैसे डोरेमन का नया एपिसोड आता, वह हंसी से खिल उठती, जैसे वो पूरी दुनिया को भूल चुकी हो। तभी अचानक उसकी नज़र मानुषी पर पड़ी, जो जल्दी जल्दी अपना हैंडबैग उठाकर हवेली से बाहर जा रही थी। मानुषी की इस जल्दबाजी को देखकर तरुणी की ने मासूमियत से पूछा, जीजी आप कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ में वही सादगी और बचपना था जो किसी भी बड़े से बड़े सवाल को भी सहज बना देता था। लेकिन मानुषी को तरुणी का यूं बिना मतलब टोकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो चिड़चिड़े अंदाज में पलटकर बोली, तुम अपने काम से काम रखो ना, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, इससे क्या तुम्हें क्या? मानुषी की यह बात सुनकर तरुणी के चेहरे पर हल्का सा दुख छा गया। वह थोड़ी चौंकी और बिना कुछ कहे अपनी पलकें झुका ली। उसने छोटी सी आंखों में मानुषी के तीखे शब्दों की वजह से आंसू जमा हो गए थे, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसका मासूम दिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या उसने कुछ गलत किया था? क्या वह कुछ ज़्यादा पूछ बैठी थी? इन सवालों के बीच वह अपने चिप्स के पैकेट को फिर से हाथ में पकड़ कर धीरे धीरे एक चिप्स को मुंह में डालते हुए अपने विचारों में खो गई। मानुषी तरुणी को घूरते हुए वापस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी रुक्मणी जी उसे पीछे से टोकते हुए कहती है, मानुषी कहाँ जा रही हो? अभी मेरी समधन जी से बात हुई है कि जमाई सा तुम्हें लेकर अंगूठी पसंद करने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए घर में रहो, वो किसी भी वक्त आते होंगे। रुक्मणी जी की आवाज़ सुन मानुषी गुस्से में मुठियां भींच लेती है, लेकिन फिर उनकी तरफ पलटकर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, मासा मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो आप तरु को भेज दीजिएगा निर्णय के साथ। वैसे भी तरु को मेरी पसंद पता है। इतना कहा वह बिना अपनी मासा की बातें सुनकर हवेली से निकल जाती है। वही निर्णय के साथ अकेले जाने के ख्याल से तरुणी के गाल गुलाबी हो गए थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे दिल की धड़कन ही उसके पूरे जिस्म को महसूस कर रही हो। एक अजीब सी उत्साह और घबराहट उसके भीतर समा गई थी। तभी तरुणी रुक्मणी जी की आवाज़ उसके सुनाई देती है, लाडो जाकर अच्छे से तैयार हो जा, अब तेरी जीजी तो जाने से रही, इसलिए अब तुझे ही अपने जीजा सा के साथ जाना होगा। ध्यान रखें, कोई शैतानी नहीं करनी है। रुक्मणी जी की बातों से ने उसे थोड़ी घबराहट दे दी, लेकिन साथ ही दिल में एक कोने न जाने किसी हलचल मच गई। रुक्मणी जी जल्दी जाती है और तरुणी शर्माते हुए उठकर धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बैठने लगती है। हर कदम के साथ उसका दिल और भी तेजी से धड़क रहा था। उसकी नन्ही सी मुट्ठी जो उसने अब तक बुरी तरह से दबाई हुई थी, अब हल्की सी खुलने लगी, जैसे एक नया ख्वाब देखने के लिए तैयार हो। वह अपनी घबराहट को छिपाते हुए अपना चेहरा छुपाने के लिए जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। निर्णय अभी भी अपने कैबिन में बैठा था। उसकी नज़रें एक फाइल में खोई हुई थी। डेस्क पर फाइलों का ढेर लगा था और हर फाइल में कहीं ना कहीं काम
की बड़ी जिम्मेदारियां दबाई हुई थी। उसका चेहरा अब भी सख्त था, जैसे कोई समस्या उसका पीछा कर रही हो। तभी उसका असिस्टेंट तेजी से आकर खड़ा होता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है, सर आपकी दादी सा का फ़ोन आया था। वो पूछ रही थी कि आप मानुषी मैम को लेने गए हैं या नहीं। यह सुनते ही निर्णय का हाथ रुक गया। उसकी गहरी नज़रें असिस्टेंट पर टिकी और फिर उसने अपनी भारी आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें जो करने को कहा था वो तुमने कर दिया। असिस्टेंट बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सिर हिलाता है और ये सुनकर निर्णय के होठों पर गहरी मुस्कान छा जाती है। वह कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर अपनी चेयर से उठकर अपना कोट पहनने लगा। निर्णय के कदम अब और भी लंबी और तेज गति से बढ़ने लगी, जिससे किसी अनजान मकसद को पाने की जल्दी हो। वह केबिन के बाहर निकलते हुए एक बार फिर अपने असिस्टेंट को घूरते हुए, मानो उसका हर कदम एक नया रुख तय कर रहा हो। छोटी सी तरु का कमरा इस वक्त पूरी तरह से कमरा बिखरा हुआ था। बेड पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और हर जगह इधर उधर फैले हुए कपड़े को जैसे एक कब्र खाने में बदल चुका थे। एक नज़र में सब कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था, लेकिन इस सब के बीच तरु को कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। वह छोटी सी बच्ची मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहती है, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। इस बात को कहते हुए उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी आ जाती है, जैसे उसे पता हो कि वह खुद को ही कहीं न कहीं तैयार नहीं कर पा रही है। उसके दिल में अजीब से जज्बातों से भर गया था। कुछ ऐसा था जो उसे किसी अजनबी के करीब जाने के लिए खींच रहा था। यह जज्बात खुद में अनजाने से थे, मगर फिर भी वो धीरे धीरे उसके अंदर गहराई तक समाते जा रहे थे। यह तरु यह नहीं समझ पा रही थी कि क्यों आज वह इतने खास महसूस कर पा रही है, क्यों उसका मन चाहता था कि वो खास तरीके से तैयार हो और निर्णय के सामने जाए, जैसे वह उसे अपने आसपास महसूस करना चाहती थी। उसे अपने इन समझना मुश्किल लग रहा था, मगर वह खुद को इनसे दूर भी नहीं कर पा रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद छोटी सी तरु की नज़र अपनी अलमारी में रखे एक प्यारे से नीले रंग के लहंगे पर पड़ती है। उस लहंगे को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी की एक चमक आ जाती है। यही सही रहेगा, वह मन ही मन सोचती है। बिना देर किए वह जल्दी से उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनने के बाद तरु ने अपने कानों में छोटे छोटे झुमके डाल लिए, जो उसकी मासूमियत में और इफ़ाजा कर रहे थे। इसके पतले गोरे हाथों में उस हल्की सी चूड़ियाँ खनखने लगी। फिर उसने शीशे के सामने खड़े होकर अपने लंबे रेशमी बालों को धीरे धीरे सुलझाने और खुला छोड़ दिया। उसके बाल उसके पीठ पर लहराते हुए ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी चित्र में बनी हुई राजकुमारी के हो। मेकअप के नाम पर उसने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों में हल्का सा काजल लगाया और होठों पर गुलाबी लिप बाम लगाया था, जो उसके पतले गुलाबी होठों पर हल्की सी चमक दे रही थी। उसकी कमर पर उसने एक सुंदर सा कमरबंद भी बांध लिया, जो उसके लहंगे के साथ पूरी तरह मेल खा रहा था। अब वह पूरी तरह तैयार थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। शीशे में खुद को देखते हुए उसकी नन्ही सी मुस्कान झलक रही थी। आज वह सचमुच सी गुड़िया जैसे लग रही थी, इतनी प्यारी कि किसी की भी नज़र उस पर ठहर जाए। तरुणी इस वक्त अपने कमरे में खड़ी खुद को शीशे में निहार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग सी चमक थी और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह अपने लहंगे के प्लेट्स ठीक करती हुई खुद को बार बार देख रही थी। अचानक हवेली के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। निर्णय की चमचमाती हुई काली गाड़ी हवेली के मुख्य द्वार के सामने आकर थमी। गाड़ी रुकते ही उसका ड्राइवर फुर्ती से अपने सीट से उतरकर दौड़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता है। निर्णय अपनी खास दबंग अंदाज के साथ गाड़ी से उतरता है। उसकी आंखों पर काले सेट चढ़े हुए थे और वह अपने महंगे कोट के कॉलर को ठीक करते हुए लंबे लंबे कदमों के साथ हवेली और बढ़
रहा था। उसकी चाल में ऐसा रौब था कि जो भी कहे देखे वह सहम जाए। निर्णय अपनी रौबदार चाल में हवेली के अंदर आता है। उसकी उपस्थिति से पूरा माहौल जैसे खामोश हो गया। हर कोई अपने अपने काम रोककर उसकी तरफ देखने लगा। वहीं रुक्मणी जी पहले से ही उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। आखिर निर्णय उसके होने वाले जमाईसा थे। रुक्मणी जी ने अपने चेहरे पर एक मधुर मुस्कान लाते हुए आदरपूर्वक कहा, आइए जमाईसा बैठिए, आप थक गए होंगे। इसके बाद उन्होंने हवेली में मौजूद सेविकाओं को अपने ठेठ राजस्थानी लहजे में आदेश दिया, जाइए और हमारे जमाईसा के लिए चाय नाश्ता का तुरंत इंतजाम कीजिए, जल्दी करो। निर्णय बिना कोई जवाब दिए हवेली के बड़े से हॉल के एक सोफे पर रौब से बैठ जाता है। उसकी हर हरकत में शाही अंदाज झलकता था। वहीं हवेली का पूरा स्टाफ और सेविकाएं उसके सेवा में लग गए थे। रुक्मणी जी के चेहरे पर गर्व झलक रहा था, जैसे निर्णय के रूप में उन्होंने अपने घर के लिए सबसे बड़ा वर चुना हो। हालांकि हॉल में नहीं ठहरी थी, वह जैसे किसी को खोज रही थी, उस एक शख्स को जिसकी मासूमियत ने उसकी पूरी दुनिया उलट पलट कर दी थी। लेकिन निर्णय की गहरी नज़रों में एक बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी निगाहें पूरे हॉल में घूम रही थी, जैसे किसी खास को ढूंढ रही हो। वह शाही ठाठ से सोफे पर बैठा था, लेकिन उसका ध्यान न चाय नाश्ते पर था और न ही मृदुला जी की बातों पर। उसने सिर्फ एक चीज का प्रवाह था, उसकी कपकेक मासूम तरुणी। वहीं रुक्मणी जी आदर ही अंदर घबराई हुई थी। उनके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें आ चुकी थी। उसने पता था कि मानुषी हवेली में नहीं थी और न ही वह निर्णय के साथ सगाई की अंगूठी पसंद करने जाने वाली थी। उन्हें डर था कि अगर निर्णय को यह बात पता चली तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, लेकिन निर्णय के मन में मानुषी के लिए कोई जगह नहीं थी। उसे तो मानो यह भी याद नहीं था कि वह यहाँ मानुषी के लिए आया है। उसकी हर सोच, हर भावनाएं सिर्फ और सिर्फ तरुणी के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसकी भरी हुई आवाज में गूंजते हुए शब्द मृदुला जी के कानों में पड़े, तरुणी कहाँ है? यह सुनकर रुक्मणी जी की धड़कनें और तेज हो गई। एक पल के लिए वो हैरान हो गई कि निर्णय मानुषी की जगह तरुणी को क्यों याद कर रहा है, लेकिन फिर अपने ख्यालों को झटक कर उन्होंने अपनी मुस्कान को संभालते हुए कहा, लाडो ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही है, जमाईसा बस आती ही होगी। निर्णय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी और बढ़ गई। वह उस मासूम सी बच्ची को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। निर्णय सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान हॉल में नहीं कहीं और था। तभी उसके कानों में पायल की हल्की सी खनक पड़ी। उस खनक ने जैसे उसकी बेचैन आत्मा सुकून का एक पल दे दिया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, मानो वह उस मधुर ध्वनि को महसूस करना चाहता हो। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और गर्दन को हल्का सा टेढ़ा कर सीढ़ियों की ओर देखा। वहां अपनी नीली पोशाक में सजी छोटी सी तरुणी खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और वह हल्के हल्के अपने लहंगे के पल्लू को मोड़ रही थी। तरुणी की मासूमियत और सुंदरता ने मानो समय को थाम दिया हो। निर्णय की आंखों में एक अजीब सा सुकून उभर आया। उसकी नजरें ने तरुणी को ऊपर से नीचे तक इस तरह निहारा जैसे वह किसी अनमोल खजाने को देख रहा हो। उसकी तीव्र जुनूनी नजरों का बोझ महसूस कर तरुणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी छोटी सी हथेलियां पसीजने लगी और शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। निर्णय की एकटक निगाहें ने उसे पूरी तरह घेर लिया था। उसने बस अपनी गहरी आवाज में धीरे से कहा, इधर आओ कपकेक। यह सुनकर तरुणी के पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियों से उतरने लगी। उसकी हर पायल का खनक निर्णय के दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। रुक्मणी जी अब तक रसोई में जा चुकी थी, इस कारण उन्होंने निर्णय और तरुणी के बीच होने वाली बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तरुणी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जाकर निर्णय के सामने खड़ी हो गई। उसकी नजरें जमीन पर टिकी थी और वह अपने दुपट्टे के कोने को मरोड़ रही थी। तरुणी की मासूमियत उसके सूखे हुए चेहरे और शर्म से लाल हुए गुलाब में झलक रही थी। निर्णय जो अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, अपनी गहरी जुनूनी नजरों से तरुणी को निहार रहा था।
उसकी नज़रें तरुणी के चेहरे से नीचे खिसकते हुए उसकी पतली कमरबंद चमचमाते कमरबंद पर जा टिकी। कमरबंद के साथ लहराते लहंगे ने उसकी मासूम सुंदरता को और बढ़ा दिया था। यह देखते ही निर्णय के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर खींच गए और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। तरुणी वहीं खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी कि मानो वह खुद की उसकी आवाज़ सुन सकती हो। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह निर्णय की ओर देखे सके। इसकी स्थिति एक मासूम हिरनी की तरह थी जो शिकारी की नज़रों के बीच फंसी हो। लेकिन निर्णय ने अचानक ऐसा कुछ किया जिससे तरुणी के दिल की धड़कनें की और तेज कर दिया। उसने अपनी सख्त हथेली से तरुणी की पतली कमर को पकड़ लिया और एक झटके में उसको अपनी गोद में खींच लिया। तरुणी अब निर्णय के जांघों पर बैठी थी और उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसकी छोटी सी हथेलियां खुद को स्थिर करने के लिए निर्णय के सीने पर टिक गई। तरुणी का नाजुक सा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। उसकी गालों की गुलाबी आभा अब और गहरी हो गई थी। वहीं निर्णय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि तरुणी उससे दूर ना जा सके। तरुणी अपनी नजरें झुकाए अपने पतले गुलाबी होठों को हल्के से काटती हुई धीरे से बोली, छोड़िए ना, मासा देख लेगी। उसकी आवाज़ में मासूमियत और शर्म का एक ऐसा मिश्रण था जो किसी को भी मोहित कर दे। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थी, मानो निर्णय के करीब होने से उसके दिल पर काबू नहीं रह गया हो। वहीं निर्णय उसकी हर हलचल को गहरी नज़रों से देख रहा था। तरुणी की मासूमियत और उसके झुके हुए चेहरे ने जैसे उसके भीतर छुपे जुनून को और हवा दे दी हो। उसने तरुणी की बातों को अनसुना करते हुए अपने चेहरे को उसके और करीब लाते हुए उसकी पतली कमर पर अपनी पकड़ और कस दी। निर्णय की गहरी आवाज़ तरुणी के कानों में गूंजती, पहले ये बताओ, क्या रात को मेरे बिना नींद आई? क्या तुमने मुझे याद किया? तरुणी का चेहरा अब पूरी तरह गुलाबी हो चुका था। उसकी नज़रें ज़मीन में गड़ी हुई थी और उसके छोटे छोटे हाथ अब चूड़िया को बार बार छूने लगी, मानो उसे संभालने का कोई सहारा नहीं चाहिए हो। निर्णय के डबल मीनिंग सवालों ने उसे और भी ज़्यादा असहज कर दिया था। उसकी हालत को देख निर्णय के होठों पर एक जुनूनी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी सख्त उंगलियां उसकी कमर पर हल्के से घुमाई और धीरे से बोला, बोलो न कपकेक, क्या तुम्हारे होठ इस बात को छिपाना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे हर ख्याल में हूँ? तरुणी का मासूम दिल जोरों से धड़क रहा था। वो जानती थी कि निर्णय का हर शब्द उसके एहसासों को जैसे आईना दिखा रहा था। उसने कांपते हुए अपने होठ खोले, लेकिन उस शब्द उसके गले में ही अटक गए। निर्णय उसकी चुप्पी को समझ चुका था। उसने अपनी जुनूनी नज़रों से उसकी झुकी पलकों पर डाली और हल्के से उसकी ठोड़ी को उठाकर उसे अपने आंखों में देखने पर मजबूर किया। मैं जवाब नहीं सुनूंगा, कोई तुम्हारी इन धड़कनों ने मुझे सब कुछ बता दिया है। निर्णय की बातों ने तरुणी को और भी ज्यादा असहज कर दिया। उसने अपनी पलकें झुकाई रहने दी, मानो अगर उसने निर्णय की आंखों में देखा तो उसकी हर भावना, हर मासूमियत का पर्दा उठ जाएगा। वहीं निर्णय उन्हें उसकी झिझक कर भरपूर फायदा उठाते हुए उसे अपनी सख्त पकड़ में और कस लिया। तरुणी का छोटा सा मासूम शरीर निर्णय की पकड़ में हल्का सा कांप उठा। उसने अपनी नन्ही हथेली में से निर्णय की छाती पर हल्के से दबाव डालते हुए कहा, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मासा देख लेगी तो गुस्सा करेगी। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि वो खुद ही अपने शब्दों को मुश्किल से सुन पा रही थी। निर्णय की गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने तरुणी के सिर पर अपनी ठुड़ी टिका दी और प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उसके कान के पास धीमे से फुसफुसाया, पहले ये बताओ कपकेक, जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम्हारे गाल इतने गुलाबी क्यों हो जाते हैं? क्या मेरा करीब आना तुम्हें अच्छा लगता है? तरुणी का चेहरा एक बार फिर शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उसकी सांसें अब और भी ज़्यादा हो चुकी थी। उसने अपनी नज़रें अभी भी झुकाए रखी और हल्के से अपना चेहरा निर्णय के चौड़े सीने में छुपा लिया। उसके मन में चल रही उथल पुथल उसे और भी ज़्यादा असहज कर रहा था। निर्णय ने उसकी यह मासूमियत देख एक हल्की मुस्कान के साथ उसे और करीब खींच लिया। उसकी आवाज़ में अब एक अजीब सा जुनून था, तुम मेरी हो कपकेक, तुम्हारे हर एहसास पर सिर्फ मेरा हक है। बहुत जल्द मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बना लूँगा। तरुणी ने अपने दिल को थामे रखा, लेकिन उसकी धड़कनें अब निर्णय के पास होने से और भी तेज हो रही थी। निर्णय का उसे इस तरह अपने पास रखना, उसके बालों को सहलाना और उसकी
मासूमियत पर मुस्कुराना, ये सब तरुणी के लिए किसी अपने जैसा था जैसे वो समझ नहीं पा रही थी। निर्णय ने तरुणी को एक बार अपनी मजबूत बाहों में कसकर ऐसा थामा मानो उसे कभी खुद से अलग नहीं होना देना चाहता हो। उसकी गहरी आवाज़ तरुणी के कानों में गूंजी, कुछ पल मेरा सुकून बनकर ऐसे ही रहो। तरुणी का मासूम दिल धड़कने के रफ्तार से बेकाबू हो चुका था। उसकी सांसें तेज थी और वह निर्णय के इस करीब आने से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कांपते हुए उसने अपने नाजुक हाथ निर्णय के चौड़े पीठ पर रख दी। जैसे ही निर्णय ने यह महसूस किया, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। निर्णय ने हल्के से झुककर तरुणी के माथे पर अपने होठों से छुआ। उसकी आंखों में जुनून और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके मदहोश करने वाले अंदाज में कहा, कुछ चीज़ें सुहागरात के लिए भी बचा कर रखनी चाहिए कपकेक। यह सुनकर तरुणी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखें झुकी हुई थी और वह खुद को निर्णय की बाहों से चुराने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। उसके छोटे से शरीर में घबराहट और अजीब सी बेचैनी साफ झलक रही थी। तभी रसोई से बाहर आती रुक्मणी जी का पायल की आहट गूंज उठी। तरुणी की आंखें डर और घबराहट से फैल गई। वह तुरंत निर्णय की घोट से झटके से उठी और सर झुकाए एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब भी शर्म और घबराहट से गुलाबी हो रहा था। निर्णय ने तरुणी को खुद से दूर जाते देखा तो उसकी आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट आ गई। वह वहीं बैठा रहा, अपनी उंगलियां मेज पर टिकाए, उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में समेटे हुए। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी जो यह साफ बता रही थी कि वह अपनी कपकेक को फिर से अपने करीब लाने का इंतजार कर रहा था। रुक्मणी जी उसके पास आते ही तभी निर्णय अपनी जगह से उठते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। यह सुनते ही रुक्मणी जी के चेहरे पर सिकन आ गई थी। आखिर अब वह इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मानुषी हवेली में नहीं है। उन्हें इस वक्त डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर वो हिम्मत करते हुए कहती है, जमाई साहब, वो मानुषी घर में नहीं है। आप एक काम कीजिए कि आप तरुणी को लेकर चले जाइए, उसे मानुषी की पसंद पता है। यह सुनते ही निर्णय की आंखों में एक चमक आ गई। आखिर उसे यही तो चाहिए था। उसे तो बस अपनी कपकेक के साथ समय बिताना था और उसे ये मौका मिल भी गया था। वो एक नज़र अपनी गहरी जुनूनी नज़रों से तरुणी को देखता है जो उस मासूमियत से उसे ही देख रही थी। उसके बाद वो बेफिक्री से रुक्मणी जी के सामने ही तरुणी की नाजुक सी कलाइयाँ पकड़ हवेली से बाहर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं निर्णय की इस हरकत से तरुणी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी। वहीं निर्णय के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उसे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और रुक्मणी जी भी निर्णय की इस हरकत से थोड़ी हैरान हुई थी, क्योंकि उन्होंने निर्णय को एक बार भी मानुषी से बात करते भी नहीं देखा था। वहीं निर्णय तरुणी का हाथ पकड़े उसके सामने से निकल गया था। ये सारी चीज़ें उन्हें अजीब तो लग रही थी, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानियों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।